नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे फैमिली एपोसाइनेसी की, जो कि एक बहुत ही कॉमन अकरेंस की फैमिली है। और आप इधर उधर आराम से इसके प्लांट्स ग्रो करते हुए देख लेते हैं, जैसे कि सदाबहार है या चांदनी है, या फिर जो कैलाट्रोपिस प्रोसेरा है जिसको मदार कहते हैं। तो ये सभी वाइल्ड में ग्रो करते हैं और बहुत ही कम देखभाल में प्लांट अच्छा ग्रो कर जाता है। पीली कनेर और लाल कनेर ये भी इसी के प्लांट हैं। और फैमिली का जो एक नाम है डॉग बेन फैमिली, इसका नाम का कारण ये है कि इसको लोग कभी डॉग्स को जहर देने के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से इसका नाम डॉग बेन फैमिली पड़ा है। और फैमिली एपोसाइनेसी ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, उसमें 5 सब फैमिलीज़ भी हैं। और इसका अपडेशन अभी हाल में ही एपीजी सिस्टम ने ही किया था। तो आज देखते हैं कि इसके बारे में और हमें क्या जानना है जो हमारे लिए ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट ऑफ बॉटनी। तो शुरुआत यही है कि एपोसाइनेसी जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म में तो सभी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और फिर इसमें ये भी है कि वैरायटी भी काफ़ी मिल जाती है। अगर हम देखें कि इसका जो हैबिट है वो कौन कौन से हैं, तो ट्री भी मिलते हैं, श्रब भी मिलते हैं, हर्ब भी मिलते हैं, कुछ सकुलेंट भी मिल जाते हैं, कुछ वाइन्स भी मिल जाते हैं। और ये मैंने बात आपको बताई है कि डॉग बेन फैमिली है, क्योंकि इनको जहर देने के काम में इन प्लांट्स को लिया जाता था। तो डॉग पॉइजन के तौर पर होता है। तो पॉइजन इसमें होता भी है, जहरीला प्लांट माना भी जाता है। कुछ प्लांट इसमें ऐसे हैं जैसे कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया है या कैलाट्रोपिस प्रोसेरा है, जो कि पोटेंट पॉइजनस प्लांट माने जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए वर्ल्ड वाइड तो 480 जेनरा हैं और 4800 स्पीशीज़ हैं, जिसमें एस्कलपीडियसी फैमिली, जो पहले एक एस्कलपीडियसी फैमिली अलग फैमिली के स्टेटस में थी, उस फैमिली को अभी हाल फिलहाल में इसमें ऐड कर दिया गया। और वो अब सब फैमिली है एस्कल्पीडोइडी के नाम से। और फैमिली उसकी एपोसाइनेसी ही आती है। तो पहले कभी हमने, अगर पुरानी किताबें हम देखेंगे तो वहाँ पर हम अगर कैलाट्रोपिस प्रोसेरा को ढूंढेंगे तो हमें वहाँ मिलेगी फैमिली एस्कल्पीडियसी। लेकिन जब हम अब पढ़ते हैं आज के हिसाब से तो एस्कल्पीडोइडी सब फैमिली है। और ये अब जो फैमिली हो जाएगी एपोसाइनेसी हो गई, तो काफ़ी एक बड़ी फैमिली है। तो लगभग ये 480 या 500 के आसपास जनराइज में होंगे। मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल विद फ्यू स्पीशीज इन टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन इसे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ही पसंद है। तो इंडिया, अफ्रीका और उसके आसपास के जितने मुल्क हैं वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे आप ठंडे इलाकों में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि इन प्लांट्स की ग्रोथ उतनी नहीं होती है। प्लेसमेंट हम देखें तो प्लेसमेंट में जैसा कि हम जो क्लासिफिकेशन कंसीडर करते हैं उसमें बेंथम ओकर देखते हैं, कनक्रिस्ट, तख्ताजान, डेलग्रीन, थॉर्न, एपीजी सिस्टम। तो यहाँ पर हम मेनली बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर हम देखें कि बेंथम ओकर ने इसको रखा था जेंशिनियल्स में, और उसके बाद तख्ताजान ने इसको एपोसाइनियल्स एक नया ऑर्डर दिया था, जो बाद में फिर डेलग्रीन ने हटा के वापस जेंशिनियल्स में इसको डाला। थॉर्ने ने इसको रोबियल्स में डाल दिया था, लेकिन उनकी बात को भी उतना नहीं माना गया। और जब एपीजी ग्रुप ने बैठकर ये सारा कुछ डिस्कस किया तो इसको वापस जेनशिनेल्स में डाल दिया, जो कि बेंथम हुकर ने बहुत शुरू में डाला था। तो ये बेंथम हुकर का अचीवमेंट कि इसमें कोई करेक्शन आगे इतने सालों बाद भी नहीं हो पाया। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। तो किंगडम तो है ये प्लांटी, और सब किंगडम ट्रैकियो बायोंटा है, वेस्कुलर प्लांट्स को बोलते हैं ये। और सब डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है, ये सीडेड प्लांट होते हैं। मैग्नोलियोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, जितना भी डिवीजन मैग्नियोफाइटा में आ जाते हैं। मैग्नोलियोप्सिडा में डाइकॉट्स आते हैं। सब क्लास एस्टेरिडी है। ऑर्डर जेंशिनेल्स अभी पीछे डिस्कस हो ही चुका है। फैमिली एपोसाइनेसी, ये कॉमन नेम डॉगबेन फैमिली। और अब थॉर्ने ने 2007 में जो रिवीजन किया है पूरा ये इसका टेक्सोनोमिक पैरामीटर को लेते हुए, तो एस्कल्पीडियोइडी इसमें एक ऐड हो गई है। और बाकी जो इसमें सब फैमिलीज़ हैं, एक तो रॉल्फियोडाइडी और एपोसाइनोइडी, पेरिप्लोकॉइडी, सिकोमोनोडॉइडी। तो ये 5 हो गए जो सब फैमिलीज़ हैं इसकी, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस पे हमें देनी है वो होगी एस्कल्पीडोइडी।
और एक राउलफिला सर्पेंटिना आपने सुना ही होगा। इस पर्टिकुलर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है सरपेंटिना राउलफिला। और ये जो है ये प्लांट है, इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है कि ये अपने आप में प्लांट बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इसको ग्रो भी लोग करते हैं, इसे कल्टीवेट भी करते हैं। और जितने भी आप हर्बल फॉर्मुलेशंस देखते हैं उसमें आप देखते हैं रेस्पिरिन जो इससे मिलती है रॉलफिला सरपेंटिना से, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तमाम जो हर्बल फॉर्मुलेशन है वहाँ पर होता है। तो वो भी एक सब फैमिली के अंतर्गत आता है, उसी जीनस के नाम पर सब फैमिली का नाम दे दिया गया। सेलिएंट फीचर तो इसमें जैसा शुरू में ही बात की थी कि इसमें सभी तरह से होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें कि ज़्यादातर क्या होते हैं तो उसमें श्रब्स हैं और क्लाइंबर्स हैं। लेटेक्स इनका मिल्की होता है। आप कोई भी इस तरह का अगर आप पीली कनेर की डंडी तोड़ लीजिए तो आपको लेटेक्स निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से कैलाट्रोपिस को भी आप तोड़िए तो लेटेक्स निकल रहा होगा। लीव्स अपोजिट होती हैं और या फिर वर्ल्ड हो सकती हैं। थ्रोट ऑफ कोरोला ट्यूब विद स्केल्स, और जो थ्रोट होता है कोरोला ट्यूब का उसमें छोटे छोटे स्केल से होते हैं जिनको हम कोरोना बोलते हैं। ये अभी बात आगे आएगी तब इसमें समझा दूंगा। और पोलिनिया एब्सेंट हैं यूजुअली, लेकिन कुछ ऐसे जैसे एस्कलपीडियोइडी के कुछ मेंबर हैं जिसमें पोलिनिया प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली एब्सेंट होते हैं क्योंकि एस्कलपीडियोइडी अभी इसमें सब फैमिली की तरह है, नहीं तो पहले वो कभी अलग फैमिली थी इसी बिना पर। ओवरी सुपीरियर होती है, फ्रूट फॉलिकल होता है, सीड जो है उसमें हेयर्स भी होते हैं। और बहुत से ऐसे जीनस हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो सीड्स बनते हैं उसमें हेयर बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये फिर से ध्यान है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें हम एस्कल पीडीएसी फैमिली अलग से भी पढ़ी हुई है, तो यहीं पर ही इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसीलिए ये नोट लिखा हुआ है कि एस्कलपीडियोइडी जो है इसकी सब फैमिली में आती है। तो जो करेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो पर्टिकुलर एक प्लांट हमने इसमें डिस्क्राइब किया है इसमें बाकी प्लांट हमने नहीं लिए हैं। और कैलाट्रोपिस ही लिया है जो कि इस पर्टिकुलर पहले फैमिली थी एस्कलपीडिएसी और अब सब फैमिली है इसके अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे वो सारे करेक्टर कवर अप हो जाएंगे, तो आपके एक ही साथ में दो फैमिलीज हो जाती हैं। एक तो एपोसाइनेसी, दूसरा एस्कलपीडिएसी। आपके सिलेबस के मुताबिक नए क्लासिफिकेशन के मुताबिक सब फैमिली एस्कलपीडियोइडी। मेजर जनरा तो ये तो इसके जो एस्कल पीडिएसी फैमिली इसके नाम पर ही रखा गया है, एस्कल्पियास। और इसमें 2020 स्पीशीज़ हैं जिसका आप ये पिक देख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इन्फ्लोरेसेंस इसका होता है अम्बल टाइप का। टेबोर्नी मोन्टेना चांदनी इसको बोलते हैं, 220 स्पीशीज़ इसके मिलती हैं, बहुत बड़ा जीनस है ये। और आप भली भांति से परिचित भी होंगे, चांदनी आप प्रैक्टिकल में करेंगे या आपने देखा भी होगा अगर प्रैक्टिकल इसका हो चुका होगा आपका। सैनकम इसकी 200 स्पीशीज़ हैं, और ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कैलाट्रोपिस के आप फ्लावर देखते हैं, लगभग वैसे ही सही दिखता है। बस इसमें जो पेटल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, जबकि कैलाट्रोपिस में पास पास होते हैं। सिरोपीजिया ये जो है वो रेड डेटा बुक में प्लांट है, बहुत रेयर प्लांट है, और 140 स्पीशीज़ इसकी मिलती हैं वर्ल्ड वाइड। और धीरे धीरे ये एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसका कंजर्वेशन शुरू किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है मेडिसिनल। होया होया का ये आप पिक देख रहे हैं, इसमें भी उसी तरह का ऊपर एक साथ में छाते नुमा इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है। रॉल विल्फिया जो कि मेडिसिनल प्लांट है, सर्पगंधा इसे कहते हैं, और इसको आप देख सकते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, पत्ते इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, और यही इसकी पहचान का कारण बनते हैं क्योंकि इसमें जो मिड वेन है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, और लेटरल वेन भी काफ़ी अच्छी होती है और दूर से ही नज़र आ जाती हैं। एरवाटेमिया इसकी 80 स्पीशीज़ हैं, और ये इसका फिगर है, चांदनी की तरह ही फ्लावर्स इसके होते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखा रहे हैं। एलामेंडा ये येलो कलर का फ्लावर होते हैं, काफ़ी खूबसूरत फ्लावर होते हैं। और ये जो है वो पीली कनेर के आसपास जाता है, हालांकि पीली कनेर के जो पेटल्स हैं वो लंबे होते हैं और बेल लाइक इसको अपीयरेंस देते हैं। यहाँ पर बेल लाइक नहीं है, पूरा ओपन ये फ्लावर होता है, और इसकी 15 स्पीशीज़ मिलती हैं। कैथरंथस सदाबहार कहते हैं इसको, ये इसको आप आराम से कहीं पर भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल में भी आपने हो सकता है जो कराया गया हो तो आपने देखा हो ये। इसमें जो ख़ास बात है वो है इनके जो पेटल्स हैं उनका शेप है, और ये आप देख सकते हैं शेप किस तरह का बनता है ये। कैलोट्रोपिस
जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और कैलोट्रोपिस, जिसको मदार कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, आँख कहते हैं, ये सब इसके कॉमन नेम है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे प्लांट्स में हम नहीं पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो एक तो ये गाइनोस्टीजियम मिल रहा है, कोरोनरी आउटग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट होती है, और ये 2 कलर के पेटल्स भी होते हैं, और फ्रूट इसमें फॉलिकल बनता है। तो ये सब बात अभी हम डिटेल में आगे करेंगे। हैबिट, अब देखते हैं कि इनके प्लांट्स की हैबिट क्या है। तो हैबिट भी जैसे कि इनका जो हैबिटेट है वो भी वेरिएबल है, तो उसी तरह से हैबिट्स भी वेरिएबल है। तो पेरिनियल हर्ब्स के तौर पर कैथारंथस हैं, एक बार आप लगा दीजिए, कई साल अपना फ्लावरिंग करते रहते हैं। वाइन्स के तौर पर क्रिप्टोस्टीजिया और डेमिया हैं। श्रब जो हैं वो कैलाट्रोपिस और नेरियम है, हमने इन प्लांट्स को देखा ही हुआ है। कभी कभी ट्री होते हैं, जैसे एल्स्टोनिया है, और ये इसका पिग है, देखिए कि आप बहुत बड़ा सा ट्री है। तो यूजुअली तो ट्री नहीं है, लेकिन ये एक अलग सा प्लांट है जिसमें ट्री फॉर्मेशन होता है। फ्लैशी कभी कभी होते हैं होया में, और कैक्टस की तरह होते हैं स्टेपेलिया में। और स्टेपेलिया का जो पिक्चर है वो ये देखिए आप, कैक्टस की तरह आपको दिख रहा है। हालांकि उसकी फैमिली अलग है और इसकी फैमिली अलग है, लेकिन अपीरियंस बहुत कुछ एक सा होता है। लेटेक्स इसमें मिल्की होता है। इरिडोइड्स जो एक मोनोटर्पीन है वो मिलता है इसमें। अक्सर आपको ज़्यादातर प्लांट्स में ये मोनोटर्पीन इरिडोइड मिल जाता है। लीव्स, तो लीव्स सिंपल, हमें पता है सिंपल लीफ कैसी होती है, जैसे कि ये दिख रही है। रिड्यूस और एब्सेंट इन सम सकुलेंट, जो सकुलेंट है उनमें नहीं होती है। तो अपोजिट इसमें होती हैं कैलाट्रोपिस, कैथारंथस, ये दोनों ही प्लांट हम करते हैं प्रैक्टिकल में। और इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल ये आमने सामने ऐसे ऐसे निकल रही हैं, और ये इधर भी निकल रही हैं, तो अपोजिट डेकोसेट हो जाती हैं। कभी कभी ये चक्र सा बना लेती हैं, तो ये वर्ल आप देख रहे हैं यहाँ पर, नेरियम में वर्ल मिल जाता है। सिंपल होती हैं, एंटायर होती हैं, वेनेशन पिन्नेट होता है। पिन्नेट का मतलब कि यहाँ पर आप देखें कि ये वेन्स जा रही हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो एक का पेयर बनता चला जाता है, इसको पिन्नेट कहते हैं। रेटिकुलेट होता है, स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं। कोलेटर्स इसमें पाए जाते हैं। कोलेटर्स कहाँ पर मिलते हैं, जो पीटियोल का बेस होता है वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि ये पीटियोल है और ये यहाँ से लमाइना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको कहते हैं कोलेटर्स। इन्फ्लोरेसेंस, डाइकेजियल और मोनोकेजियल दोनों तरह के साइम इसमें मिलते हैं। रेसिमोस भी मिल जाता है, अम्बिलेट भी मिल जाता है। कैलाट्रोपिस में एग्जाम्पल हो गया अम्बल फॉर्म में। सॉलिटरी भी होता है कभी कभी विंका में, और विंका ये दिख रहा है आपको, ये अकेले अकेले फ्लावर निकल रहे हैं। एक्सिलरी साइमोज होता है कैथारंथस में, ये जो एक्सिलरी साइमोज है, जिसको डाइकेजियल और पॉलीकेजियल दोनों ही इसमें कंडीशन हमें मिल जाती हैं। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्स मौजूद हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, पेंटामिरस और ऑफन कोनेट। जो इसमें पेटल्स और वो सेपल्स होते हैं वो नीचे की तरफ जुड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ फ्री रहते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये इसके पेटल्स आपको बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। और ये वाला पोर्शन जो है ये जो ट्यूब बनती है पेटल्स की वजह से, और यहाँ पर जो इसका माउथ होता है, जो इसकी एक तरह से कहें थ्रोट होता है, थ्रोट पे जो है कुछ अलग सा हमें हमेशा प्रतीत होता है इन सभी प्लांट्स में। किसी भी जीनस में हम जाएंगे तो वहाँ पर जो थ्रोट होता है कोरोला का, जिससे कि ट्यूब अंदर की तरफ बनती है नीचे की तरफ, और वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ आउटग्रोथ टाइप की होती है, और थोड़ा सा रंग भी फर्क होता है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये तो आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल थ्रोट पे बने हुए हैं, तो कोरोनरी आउटग्रोथ इसको बोलते हैं। उसके बाद इसके काफ़ी नीचे जाके आप ये देखिए कि ये तो बनता है इसका स्टिग्मा है, ये स्टाइल होती है, ये आप देख रहे हैं स्टॉक है, और ये इसका लोब है। तो ये तो हो गया मेल पार्ट, और ये हो गया इसका फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर ये थ्रोट्स के सब कुछ जो है वो इसके अंदर होता है, बाहर से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, और ये हमेशा अंदर की तरफ ही खुलते हैं। तो जब भी इसमें पॉलन बनेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ गिर जाएंगे, और गिरेंगे कहाँ पर, ये जो स्टिग्मा है यहाँ गिरेंगे, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें बड़ी जल्दी फर्टिलाइजेशन होता है, और कोई ज़्यादा किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स इसमें बहुत छोटे होते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं कोरोला से, तो बहुत छोटे होते हैं। होते पेंटामेरस हैं तो 5 सेपल्स होते हैं। डिस्टिंक्ट और बेसली कोनेट नीचे की तरफ जुड़ जाते हैं। इम्ब्रिकेट वेलवेट, अब जुड़ जाएंगे तो वेलवेट एस्टिवेशन मिल जाता है हमें।
और कोलेटर्स इसमें भी पाए जाते हैं, जो इनकी बेस है वहाँ पर कोलेटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और ये सब जुड़े हुए हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ये सब ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े खुले हैं और बाकी सारा हिस्सा जो है इनका ये जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इस तरह के जो है वो एपोसाइनेसी का करेक्टर होता है कि इसमें जो सपल्स हैं वो पेटल्स के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं और नीचे की तरफ जुड़े होते हैं, जिनको कहते हैं बेसिली कोनेट। कोरेला 5 होते हैं, पेंटामेरस है। कंपेनुलेट कैलाट्रोपिस में होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक कंपेनुलेट भोपू की तरह दिख रहा है। और सेल्वर शेप्ड उसमें होता है, जो शेप में बता रहा था कि ये बड़ा करेक्टरिस्टिक शेप होता है, इसको कहते हैं सेल्वर शेप्ड। ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रॉड हो जाता है, फिर यहाँ का यहाँ थोड़ा नैरो होता है और नीचे एकदम ही नैरो होता है, इसी को बोलते हैं सेल्वर शेप, जो कि कैथरंथस में होता है। फनल शेप, एक ट्यूब की तरह बनते हैं फनल, जैसे वो छानने फनल होती है उस तरह से फनल टाइप का बनेंगे, तो ये आपका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है थीविशिया पेरिवियाना पेलिकनेर। और कंटोर्टेड और वेलवेट लोब्स, और कभी कभी जो है इसमें जो लोब्स हैं वो मुड़ी तुड़ी होती हैं, एकदम सीधी सीधी नहीं होती, और एस्टिवेशन जो है फिर वेलवेट भी मिल जाता है इसमें। वैसे तो जो है इसमें आप देखें कि एक के बाद एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से लोब के दोनों हिस्से चलते हैं, और ये जो है बड़ा अच्छा सा एक अपीयरेंस देता है। लेकिन सारा जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो किस तरह से होता है, फनल की तरह होता है। आपने पीली कनेर देखा होगा तो इस तरह से आपको जो फ्लावर्स हैं वो नज़र आते हैं कि यहाँ पर ये दिख रहे हैं, और यहाँ थोड़े छोटे छोटे से, ये तो हो गए सेपल्स, और ये स्टॉक हो गया, ये पेटल्स हो गए, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोरोना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है कोरोना के ऊपर, तो फिर हमें कई एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे हम कोरोना पढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एपोसाइनेसी है, जिसमें आपको बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाती है। कोरोना ऑफ यूजुअली 5 स्केल्स, अपेंडेज अराइजिंग फ्रॉम कोरेला थ्रोट्स, कोरेला थ्रोट से अपेंडेज निकलती हैं, जैसे ये कोरेला थ्रोट है और ये आप पिंक पिंक अपेंडेज यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं। तो नेरियम में क्रिप्टोस्टीजिया, इसमें इसी तरह से होता है कि कोरोला से ही निकल आती हैं, और कभी कभी जो है ये स्टेमन से भी निकल आते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कैलाट्रोपिस में है, तो ये इसमें गाइनोस्टीजियम बनता है तो सब फ्यूज होता है, लेकिन इसमें 5 स्टेमेंस होते हैं, और हर स्टेमन में यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको हम कोरोना बोलते हैं। तो ये कैलाट्रोपिस एस्कल्पियास इसमें मिलता है, और यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ से ये जुड़ते हैं वहाँ पर नेक्टरीज भी होती हैं, जो कि अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को, और इसमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू ही होता है, क्योंकि इसमें पॉलन पोलिनिया में होते हैं और वो अपने आप से निकलना बहुत मुश्किल है, बिना इंसेक्ट की मदद से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। अब बात करेंगे एंड्रोशियम की। तो यूजुअल अगर एपोसाइनेसी के जो मोस्टली मेंबर्स हैं उनमें 5 स्टेमेंस होते हैं, क्योंकि कंडीशन पेंटामेरस है, और जो होते हैं तो उसमें फिर फिलामेंट्स फ्री होते हैं, कोनेट भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन मिलती हैं, लेकिन फ्री कंडीशन ज़्यादा होती है। कोनेट जो है वो थोड़ा क्रिप्टोस्टीजिया में मिल जाते हैं आपको, अदरवाइज़ आपको ये सेपरेट मिलते हैं, जो कि एपोसाइनेसी का एक अपना ज़्यादातर मिलने वाला तरीका है। पर हम जब बात करते हैं कैलाट्रोपिस की, जो कि नया एडिशन है एज अ सब फैमिली एस्कल्पिडोआइसी इनटू इनटू एपोसाइनेसी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई चीज़ हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं गाइनोस्टीजियम, जो कि गाइनेंड्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये पार्ट है गाइनोशियम का और ये पार्ट है एंड्रोशियम का, दोनों मिल के फ्यूज़ हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं गाइनोस्टीजियम। तो ये एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि पोलिनिया मिलती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये पोलिनिया है, ये इसमें धसी, ये पोलिनिया यहाँ पे धसी होती हैं, और जब इनको बाहर कीड़े जो है कीड़े इसके ऊपर आते हैं मंडराते हैं, तो कीड़ों के पाँव में ये जो इसका पोर्शन है ये फंस जाता है, और जब वो बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये पोलिनिया को भी खींच ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर और इसके अंदर पोलेंस भरे होते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पोलिनिया कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। नहीं तो एपोसाइनेसी जब तक अकेली थी और उसमें एस्कल्पिडोआइसी नहीं जुड़ी हुई थी, तो वहाँ पर फिर हम देखते थे कि वो अपने आप से उसमें पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि जो लोकेशन थी फीमेल मेल की वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी।
तो यहाँ ये चीज़ें हम बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सवाल भी अक्सर आ जाता है शॉर्ट नोट के तौर पर भी, गाइनोस्टिजियम क्या होता है, कहाँ मिलता है, और पोलिनिया क्या होता है, कहाँ मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि एस्कल पीडियोइडी जो अब सब फैमिली और पहले कभी फैमिली थी उसका करेक्टर है, और हमें जो कैलाट्रोपिस प्रोसेरा हम पढ़ते हैं वाइल्ड प्लांट के तौर पर, उनमें ये मिलता है। तो दो पोलिनिया इसमें मिलती हैं। पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉर्पस्कुलम होता है। कॉर्पस्कुलम ये हो गया जो कि कीड़ों के पैर में फंस के खींचता है, ये इसके ट्रांसलेटर हो गए, ये इनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गए। तो ये पूरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर जो एंडोशियम वाला पार्ट है उसमें। पॉलन ग्रेन जो है वो ट्राई कॉलपोरेट होते हैं और बाईपोरेट होते हैं या ट्राईपोरेट होते हैं। तो यहाँ पर भी वेरिएशन हमें काफ़ी मिल गया। गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम जैसे कि पहले अभी पहली स्लाइड में हमने देखा था इससे पहले कि जहाँ पर गायनोस्टिजियम बनता है और फ्यूज़न होता है, हालांकि सब सारे जो मेंबर्स हैं उसमें इस तरह का नहीं होता, और अलग अलग कंडीशन भी मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो इसमें मेल पार्ट है और ये इसमें यहाँ से फीमेल पार्ट हमें मिलता है। तो बाई कार्पलरी होते हैं, टू एपिकली यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन है, यूनिलोकुलर ओवरीज होती हैं, प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है, ओव्यूल दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, यूनिटेगमिक होता है, स्टाइल दो होती है, स्टिग्मा एक होता है, कैलिप्ट्रेट होते हैं। कैलिप्ट्रेट का मतलब कैलिप्ट्रा लाइक कवरिंग बन जाती है कैथेरेंथस में। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पीली वाली कवरिंग है इसको कहते हैं कैलिप्ट्रेट। डम्बल शेप्ड होते हैं नेरियम में। 5 लोब होते हैं कैलाट्रोपिस में, जो कि फ्यूजन के साथ बनाते हैं गाइनोस्टिजियम। कार्पल जो हैं कभी कभी यूनाइटेड होते हैं बाई ओवरीज विद एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो यूजुअली तो मार्जिनल है, लेकिन एक्साइल प्रेजेंटेशन भी हमें मिल जाता है। वो किस में मिलता है, थिविशिया में मिलता है, एलामेंडा में मिलता है और करेसा में मिलता है। तो इनमें एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी दिख रही है। ये स्टिग्मा दिख रहा है, स्टाइल दिख रही है, ये यहाँ पर ओवरी दिख रही है, ये तो ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गई और ये स्टिग्मा हो गया। ये नेरियम का केस है। तो थिविशिया पेरुवियाना का केस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है। और साथ में जो पहले हमने बताया था कि छोटे होते हैं इसमें कैलक्स, तो आप देखिए कैलक्स कितने छोटे हैं इस तरह से, और ये कोरोला बड़े बड़े होते हैं। तो अब बात करेंगे फ्रूट की, और फ्रूट भी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और इटैरियो मिलता है जो कि दो फॉलिकल्स का बना हुआ होता है। इटैरियो ऑफ टू फॉलिकल्स ये नेरियम और कैलाट्रोपिस में मिलता है, और ये इसकी फिगर है। ड्रूप मिलता है थिविशिया में, ये इस तरह का आप देख रहे हैं ड्रूप है। ये अंदर बहुत मोटा सीड होता है इसलिए ड्रूप कहलाता है। और कैप्सूल और बेरी फॉर्म भी मिल जाते हैं रेयरली कभी कभी। तो ये जो फॉलिकल है जब ये रप्चर करता है तो इस तरह से सीड्स निकलते हैं, और सीड्स में आप ये देखते हैं कि बहुत से हेयर्स होते हैं, हेयरी सीड्स होते हैं। ये भी इसका एक करेक्टर है। सीड्स जो हैं वो न्यूमरस हैं, बहुत से आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप कई एक सीड्स इसमें फॉलिकल में निकल आते हैं, और सिल्की हेयर्स इसमें मिल जाते हैं, वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है। और एस्कल पीडियोइडी की बात करें कैलोट्रोपिस में, तो ट्रांसलेटर जो इसमें ऊपर का इस तरह से हमने बताया था कि ये एक पोलिनिया बना हुआ है, ये तो इसकी मदद से खिंच जाते हैं इंसेक्ट, इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं खींचकर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फैमिली की देखें तो नेरियम जिसको ओलियंडर कहते हैं, तो इसका जो परफ्यूमरी में भी बड़ा काम आता है। कैथेरेंथस है, एस्कल्पियास है, होया है, स्टेपेलिया है, प्लूमेरिया है, जिसको कि हम चंपा कहते हैं, टेबोर्नी मोंटेना है। ये सब ऑर्नामेंटल की तरह ग्रो करते हैं, और हम इधर उधर इन प्लांट्स को लगे हुए बड़े आसानी से देख सकते हैं। नेरियम थिविशिया जो हैं ये दोनों पॉइजनस होते हैं, क्योंकि जो उनका मिल्की लेटेक्स है अगर वो गलती से जो है ज़्यादा डोज में पहुंच जाए तो वहाँ पर ये जान भी जा सकती है। तो इसीलिए वो कुत्तों को जो जहर देने की बात करी थी वो इसीलिए होती है। डॉग बेन फैमिली भी कहलाते हैं कि इसका जो मिल्की लेटेक्स निकलता है उसको किसी चीज़ के साथ मिला के दे देते थे डॉग्स को, डॉग्स की मौत हो जाती थी। रूट्स ऑफ रॉयल फिला सर्पेंटिना, सर्पगंधा जिसे बोलते हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी की होती हैं।
और इसका इस्तेमाल जो है वो रेस्पिरिन के तौर पे होता है, ट्रंकुलाइज़र की तरह। और उन पेशेंट में जिनको शाइज़ोफ्रेनिया होता है और हाइपरटेंशन होता है, ये दोनों जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, इसमें काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। कैथारेंथस प्रोवाइड एंटी ल्यूकेमिक ड्रग, और ये कैथारेंथस सदाबहार है। इसमें बहुत पुराने वक्त से हम जानते हैं कि कैंसर के रोकथाम में इसको इस्तेमाल करते हैं। विंका रोजिया करके इसका कभी नाम हुआ करता था, और ये एंटी कैंसरस कंपाउंड कंटेन करते हैं। प्लूमेरिया जो चंपा है, उसका लेटेक्स जो है वो दांतों के दर्द में काम आता है। और इसी तरह से जो है वो और भी दो चार बीमारियां हैं, जैसे रूमेटॉइड है, अर्थराइटिस है और गाउट है, इनमें भी उसका लेप लगा लेते हैं। डिस्चीडिया की जो पिचर लाइक लीव्स और रूट्स होती हैं, इनको बीटल्स खाते हैं। तो अगर ये पालन पोषण किया जाता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। रबर वाइन जिसको क्रिप्टोस्टीजिया कहते हैं, ये भी क्या है, ये सोर्स होता है रबर का। ट्यूबर्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं इसके। स्टेम फाइबर कैलाट्रोपिस और लेप्टाडीनिया के वो कॉर्डेज की तरह इस्तेमाल करे जाते हैं। एस्कल्पीसिया जो है वो लाइव स्टॉक का पॉइजन होता है, ये भी जानवरों को दे के मार देते हैं। तो ये सारी इसके फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे। तो मेनली तो यही है कि हम इसको ऑर्नामेंटल की तरह लगाते हैं, वाइल्ड प्लांट होते हैं, आसानी से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी असल में बहुत अहमियत है, जैसे कि एक तो आप याद ही रखिएगा रॉल्फिला सर्पेंटिना, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें काम आता है। और कैथारेंथस रोजियस जो कि एंटी कैंसरस ड्रग बनाने के काम में आती है। और बाकी चंपा वगैरह का जो लेटेक्स है वो दांतों के दर्द और हड्डियों के दर्द वगैरह में, जहाँ जहाँ भी कोई पेन होता है हड्डियों से रिलेटेड, वहाँ पर उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बाकी तो इतनी ज़्यादा वो ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हम बता सकें। फाइलोजेनी की बात करें तो ये बहुत पार्ट इम्पोर्टेंस है, इस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर फैमिली का, बिकॉज के एपोसाइनेसी में एडिशन हुआ है स्कलपीडियसी का। और पहले क्या था कि ये अलग क्यों थी, क्योंकि इसमें पोलिनिया पाया जाता था, गाइनोस्ट्रिजियम पाया जाता था, स्टेमिनल कोरोना पाया जाता है। इन सब बेस पर बेंथम ओकर, एंग्लर पेंटल, हचिंसन, डेलग्रीन, इन सब ने इसको अलग स्टेटस दे रखा था एज अ फैमिली एस्कलपीडियसी। बाद में फिर जो है और रिसर्च हुई, और दुनिया भर की जो तमाम आजकल की जो मॉलिकुलर अप्रोच हैं उन सबको भी ऐड करा गया। और फिर देखा गया कि अगर हम इन चीज़ों को हटा दें, किनको हटा दें, कि हम पोलिनिया को नज़रअंदाज कर दें, गाइनोस्ट्रिजियम को नज़रअंदाज कर दें, स्टेमिनल कोरोना को नज़रअंदाज कर दें, तो बाकी जो करेक्टर हैं वो सब किसकी तरह हैं, एपोसाइनेसी की तरह हैं। और इसी बिना पर थोरने, तख्ताजान, जुड, एपीजी, एपी वेब, इन सब ने जो है इसकी संतुति करी कि ये एस्कल पीडीएसी जो है इसको अलग फैमिली ना करें, और अलग फैमिली ना करें, और अलग फैमिली ना करते हुए इसको हम ऐड कर दें एपोसाइनेसी में। और जो पहले एपोसाइनेसी में चार सब फैमिलीज थी, रॉल्फियाइडी, एपोसाइनाइडी, पेरिप्लोकाइडी, सिकेमोनाइडी, उसी में एक पांचवी जोड़ दें एस्कलपीडियोइडी। तो इस तरह से ये जो फाइलोजेनी के बेसिस पर ये इम्प्रूवमेंट हो गया कि पहले दो फैमिली हम पढ़ रहे थे, अब हम एक फैमिली पढ़ते हैं और उसकी सब फैमिली की तरह हम एस्कलपीडियोइडी पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सब फैमिली एस्कलपीडियोइडी की। तो जो यहाँ पे टाइप इस लिया है, जैसे हर फैमिली में हम एक टाइप पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इस टाइप में हमने जो मेंबर लिया वह एस्कलपीडियोइडी का ही ले लिया है, क्योंकि कभी ये अलग फैमिली थी तो वही हम पढ़ लेंगे, जिससे हमारी फैमिली भी तैयार हो जाएगी और साथ साथ जो थोड़े बहुत फ़र्क हैं वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएंगे। According to APG2 system, the Asclepiadaceae, commonly known as milkweed family, is a former plant family now treated as a subfamily of Apocynaceae। तो ये बात तीन चार बार हो गई, आपको याद हो गया होगा, याद रखना भी है। They form a group of perennial herb, twining shrub, lianas, और कभी कभी ट्री भी बना लेते हैं। और सकुलेंट भी इसमें होते हैं। तो जैसे फिगर शुरू में देखा था, वहाँ पर एक तो बिल्कुल ही हमें लगता था कि वो कैक्टस की तरह ही है, तो हर तरह से इसमें वेरिएशन हमें मिल जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, जिसको एप्पल ऑफ सोडोम भी कहते हैं, तो इसमें यूकैरियोटा, प्लांटी, स्पर्मेटोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलीडनी, जेंशिनेल्स, ये ऑर्डर है, इम्पॉर्टेंट है। एपोसाइनेसी, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। सिनोनिम इसका पहले था एस्कल्पियास प्रोसेरा,
और जो कॉमन नेम है उसका आकड़ों कहते हैं, नैनो आकड़ों कहते हैं। तो आकड़ा या मदार इसको कॉमनली इंडिया में बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड। तो आप पूरा जो इतना रीजन है जहाँ पर ट्रॉपिकल कंडीशन मिल जाती है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंडीशन, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लांट मिलता है। और ऊपर जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पर ये प्लांट हमें नहीं मिलता। तो ये बड़ा अच्छा एक मैप है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरह से ये लाइन के बाद इसने उगना बंद कर दिया। हैबिटेट हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, मेसोफिलिक कंडीशन हो, जीरोफिटिक कंडीशन हो, दोनों जगह ग्रो करता है। और अब तो ये एपोसाइनेसी में आ गया, ये हमने बात कर ही ली। और नेटिव है ये नॉर्थ अफ्रीका का, ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी ग्रो कर जाता है, वेस्टर्न एशिया में भी ग्रो करता है, साउथ एशिया में, इंडो चाइना में, तो इंडिया और आसपास के सभी कंट्री में ग्रो करता है। और एक बहुत ही सीरियस वीट की तरह माना जाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनके लिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी न्यूट्रिशन हम डालते हैं उन प्लांट्स के लिए जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको ये बहुत जल्दी कंज्यूम कर देता है। तो उन प्लांट्स के लिए जो कि हमारे कैश क्रॉप होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम की तरह है प्लांट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीरियस वीड। हैबिट इसकी लार्ज श्रब होता है, खूब सी ब्रांचिंग होती है और मिल्की लेटेक्स मिलता है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये इतना बड़ा हो गया, अगर इसको आप अनटच्ड रखें और कुछ तोड़े ताड़े ना, तो आप देखिए कि पेड़ नुमा भी हो जाता है। ये इतना बड़ा भी हो गया। और आपको कहीं पर बिल्कुल जो फॉरेस्ट होते हैं, और ख़ासकर जो अपने ये राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर आपको ये बड़े बड़े ट्री के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होते हैं, श्रबी प्लांट होते हैं, नीचे का हिस्सा वुडी होता है और ऊपर का ग्रीन होता है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि ये इतने बड़े हो गए कि अब ग्रीन पोर्शन काफ़ी ऊंचाई पे चले गए और ये सारा हिस्सा जो है ये वुडी हो गया। हर्बेशियस लोअर पोर्शन वुडी, एरियल, इरेक्ट, ब्रांच, सिलिंड्रिकल, सॉलिड, लोअर पोर्शन स्मूथ, अपर पोर्शन कवर्ड विद वूली हेयर्स, पेल ग्रीन, कंटेन्स मिल्की लेटेक्स। तो जितना ग्रीन रहता है उसमें हेयर्स मिलते हैं, जब ग्रीननेस खत्म हो जाती है तो हेयर्स भी गायब हो जाते हैं। लीव्स कोलाइन रेमल, तो मेन स्टेम पे भी निकलते हैं, ब्रांचिंग पे भी निकलते हैं। एक्यूट होती हैं, ये आपको दिख ही रही हैं, इसकी जो मार्जिन है वो एक्यूट है। हेयरी होता है, लीव्स को गौर से आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको छोटे छोटे हेयर्स नज़र आएंगे। वूली होती है, छुएंगे तो आपको लगेगा कुछ वूल नुमा चीज़ें आप छू रहे हैं, टेक्सचर जो है वो वूली लगता है। यूनिकॉस्टेट, ये यूनिकॉस्टेट कंडीशन आप देख रहे हैं। रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ नज़र आ रहा है। हर्माफ्रोडाइट, पेंटामिरस, हाइपोगाइनस, साइक्लिक, ये सब बात हो गई फ्लावर की, जो हम अभी बाद में करेंगे। तो लीव्स की बात हम करते हैं तो यहाँ पर कोलाइन है, रेमल है, एक्यूट है, हेरी, वूली, यूनिकॉस्टेड, रेटिकुलेट। अब साथ में ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये सेसाइल होती हैं, क्योंकि सेसाइल लगती हैं लेकिन सेसाइल होती नहीं, और सब सेसाइल कंडीशन होती है। इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो बहुत छोटा सा आपको इतना बड़ा एक पिट्यूल नज़र आएगा। और ये जो पिट्यूल है यहाँ पर आप देखिए कि ये नीचे की तरफ पत्ती इसको कवर भी कर लेती है, यूँ इसके मार्जिन नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो एमपी कॉलीफॉर्मी भी इसको बोलते हैं, एमपी कॉलीफॉर्मी, जहाँ पर ये जो मार्जिन लीफ के बेस है ये स्टेम को कवर कर रहा है। जहाँ जहाँ लीफ है वहाँ पे आपको स्टेम नज़र नहीं आता है, जहाँ नहीं है वहीं पर आपको स्टेम दिखाई पड़ता है। इन्फ्लोरेसेंस पॉलीकेजियल साइम होता है, ये कंडीशन आप देख सकते हैं। एक ये वी बन रहा है, एक ये वी बन रहा है, तो जितने भी दिखेंगे आपको वी फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, और कई एक वी दिख रहे हैं इसलिए पॉलीकेजियल साइम। फ्लावर्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े नज़र आ जाते हैं आराम से, पर्पलिश होते हैं, कभी कभी वाइट भी होते हैं, कोई खुशबू इसमें नहीं होती। ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होते हैं, पेडिसलेट होते हैं, कंप्लीट एक्टोनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, पेंटामिरस, हाइपोगाइनस और साइक्लिक होते हैं। तो ये सब आप फ्लावर्स में आप सारे करेक्टर आसानी से देख सकते हैं। सारी टर्मिनोलॉजी अब तक काफ़ी फैमिलीज हो गई हैं तो सभी को समझ में आती होंगी, तो कुछ ऐसा इसमें नया नहीं है जो आपको बताया जाए। ये सभी बातें सब जानते हैं, जो नहीं जानता तो वो पूछ सकता है, अभी इसको रोक कर यहीं रोक कर पूछ सकता है कि क्या उसे कौन सा टर्म नहीं समझ में आया। कैलेक्स कैलेक्स छोटे होते हैं, तो शुरू में बात हो गई थी, फैमिली का करेक्टर है, 5 सेपल्स होते हैं, पॉलीसेपलस, कुनकुंशियल,
यहाँ पर आप सारा कुछ निकाल दीजिए फ्लावर का, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो ये तो गाइनोशियम वाला पोर्शन दिख रहा है, और बाकी हमें ये 2 3 4 5 ये क्या दिख रहे हैं, ये कैलेक्स दिख रहे हैं। तो इसमें कुनकुनशियल एस्टिवेशन मिल जाता है, और अगर नीचे से जुड़ जाते हैं ये तो वेलवेट हो जाता है। कोरोला, कोरोला भी 5 पेटल्स का बना होता है, गैमोपेटलस होता है। ये आप देखिए कि ये यहाँ तक तो खुले हुए हैं यहाँ से, लेकिन इसके नीचे से, इस रिम के नीचे सब जुड़े हुए हैं। तो कंडीशन क्या हो गई, गैमो। ट्विस्टेड होते हैं, कलर्ड होते हैं, और ये ट्विस्टेड से लगते हैं आपको, कलर्ड होते हैं क्योंकि जो इनके मार्जिन है उसमें एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है, इस तरह से चलते हैं। ट्विस्टेड कंडीशन हो गई। 2 कलर आपको दिखते हैं, जो मार्जिन है वो वायलेट दिखता है, नीचे का हिस्सा आपको वाइट नज़र आता है। एंड्रोशियम स्टेमेंस 5 होते हैं, यूनाइटेड विद स्टिग्मा टू फॉर्म गाइनोस्टीजियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच स्टेमेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पोलेनिया। ये देखिए ये एक स्टेमेन है, और इसमें ये 1 पोलेनिया 2 पोलेनिया, तो ये 1 स्टेमेन हो गया और ये 2 पोलेनिया हो गए। और रेटिकुली, रेटिकुली का मतलब इनके अपने अपने ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। The pollinia of the adjacent anther are joined by their reticuli to corpusculum in a group to form a unit known as translator। और ये पूरा जो है वो यूनिट एक बन जाता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पोलिनिया से ऊपर तक का, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। द कोरोनरी आउटग्रोथ इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ ईच स्टेमेन। और जो स्टेमेन्स है उनके बैक पर, ये बैक आप देखिए, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको कोरोनरी आउटग्रोथ दिखाई पड़ती है, कोरोनरी आउटग्रोथ। और जब इनको आप ऐसे देखेंगे तो ये जो टिप आपको दिख रही है ये ब्लैक कलर की, ये है। इसको जब कीड़े खींचते हैं बाहर, तो खींचने के बाद फिर क्या होगा, इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये इनमें एक इस तरफ धंसा होगा, एक इस तरफ धंसा होगा, इससे जुड़ा हुआ है, खिंच जाएगा, तो ये पॉलिनेशन के लिए बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। गाइनोशियम कार्पल्स 2 होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ओवरी फ्री होती हैं, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो सब फ्यूज हो जाता है, स्टाइल स्टिग्मा वाला ये फ्यूज होकर गाइनोस्टिजम बनाता है, तो ये पोर्शन आप देख लीजिए सब फ्यूज्ड है। सुपीरियर कंडीशन होती है, प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है, ओव्यूल मैनी पर लोक्यूल, एक लोक्यूल में कई एक ओव्यूल पाए जाते हैं। स्टिग्मेटिक हेड पेंटागोनल, ये आपको पेंटागोनल दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल आपको हेड नज़र आता है। फ्रूट इटैरी ऑफ फॉलिकल होता है इस तरह का, और जब ये फटता है तो आप देखिए कि ये ढेरों सीड्स नज़र आते हैं, क्योंकि जो एक लोक्यूल है उसमें बहुत से सीड्स हैं, तो कुल मिला के जब ये रप्चर करेगा तो ये आपको ढेरों सीड नज़र आएंगे, और इसीलिए जिनका जो प्रसार है वो बहुत जल्दी होता है, डिस्पर्सल बहुत जल्दी होता है, और प्लांट बहुत कम सुविधाओं में ग्रो करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से जो है किसी एग्रीकल्चर फील्ड को ये कवर अप कर लेते हैं। इस वजह से बहुत नोटोरियस टाइप की वीड मानी जाती है, और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीड्स जो हैं इनमें हेयर्स होते हैं, और ये हल्के भी बहुत होते हैं, तो बहुत काफ़ी दूर दूर तक इनका डिस्पर्सल होता है, तो ये कंट्रोल करना एक असंभव सा काम होता है। फिर भी लोग जो हैं वो इसको हटाते रहते हैं बारी बारी, कुछ कुछ वक्त पे इनको काटते रहते हैं। जड़ें भी इनकी बहुत गहरी हो जाती हैं, तो टैप रूट सिस्टम इसमें होता है, वो काफ़ी गहराई तक जाता है, फिर उसमें जो उसकी और जो रूट्स हैं वो निकलती हैं, सहायक रूट्स, तो वो कुल मिला के बड़ा मजबूत सा एक प्लांट बन जाता है। फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, तो एक बार फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट ये दिख रहा है, ब्रैक्टियोलेट है, ये 2 बैक्टीरियल हो गए, बैक्टीरियल हो गए। एक्टिनोमॉर्फिक है, कंडीशन यहाँ पर हम ये बना सकते हैं इस तरह से। हर्माफ्रोडाइट, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट, K5 3 4 5 फ्री हैं, और कभी कभी आपको अगर ये जुड़े मिलेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। C5 हैं, जुड़े हुए हैं, A5 हैं, और ये C से जुड़े हुए हैं, G2 है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये कंडीशन हो गई फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। सिग्निफिकेंस देखें तो फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेम इज मेड इनटू कॉर्डेज, जो फाइबर इससे निकलता है उसको कॉर्डेज बनाते हैं, रेशेनुमा जो चीज़ें होती हैं, और छोटी छोटी जो
चीज़ें बनाई जाती हैं, डलिया टोकरी उससे बन जाते हैं। फ्लॉस फ्रॉम सीड्स इज यूज टू स्टफिंग मटेरियल, जो इसका रेशे निकलते हैं सीड्स में उसको स्टफिंग मटेरियल तकिया वगैरह जैसे बनते हैं या कोई कुशन बनता है उसको बनाने में काम में आ जाते हैं। मिल्की जूस जो है वो इन्फेंटिसाइड होता है और एबॉल्टिफेशिएंट होता है, तो छोटे बच्चे अगर वो जूस उसका ले लें गलती से तो उनके लिए बहुत लिथल हो सकता है। साथ साथ अगर कोई गर्भवती महिलाएं गलती से इसको खा लेती हैं या इसका मिल्की जूस है वो उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर वो भी जहर की तरह होता है और अगर कोई गर्भ है तो उसका भी विनाश हो सकता है। द लीव्स आर इंसेक्टिसाइडल एंड ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मेंटेशन। लीव्स जो है इंसेक्टिसाइडल होते हैं और फिर इनका जो है वो एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल के जो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे वगैरह होते हैं वो उसमें डाले जाते हैं, तो इसमें एक थोड़ा इनका एक पॉजिटिव रोल हमें नज़र आता है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो हालांकि ये पॉइजन है तो सेफ्टी कंसर्न तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी कई जगह पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ट्राइबल्स हैं जो इसकी अलग अलग डोजेज उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी हैं और वो कई बीमारियों में यूज़ करते हैं। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं जिसमें डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक अल्सर है, इनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो जाता है। पेनफुल कंडीशन टू टेक, दांतों का दर्द है, क्रैम्प्स है, जॉइंट पेन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया और ये फील पाँव हो गया या कोई कीड़े वगैरह हैं उनको, क्योंकि इंसेक्ट तो ख़त्म ही कर सकता है ये, बच्चे ख़त्म हो सकते हैं, डॉग ख़त्म हो सकते हैं, तो इंसेक्ट इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन डोज के हिसाब से उसको देना होता है, तो ये इसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं इसको जो सिफिलिस बीमारी है, बॉयल्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, जिसको स्वेलिंग भी कहते हैं, एपिलेप्सी है, हिस्टीरिया है, फीवर, मस्कुलर स्पैम है, वॉल्ट है, लेप्रोसी, गाउट, स्नेक बाइट्स, कैंसर, इसमें भी दे देते हैं। जो बहुत से आपके ट्राइबल जो वैद्य होते हैं, जो उनके मेडिसिन मैन होते हैं, वो इनकी अलग अलग डोजेस को पर्टिकुलर बीमारियों में इस्तेमाल कराते हैं। इन inhalation therapy, smoke from the bark is inhaled for cough, asthma and cause sweating। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं उनमें इनका जैसे हम भपारा करते हैं तो उस तरह से जो इसकी बार्क है उसको जलाते हैं और उसका जो धुआं है उसको अंदर की तरफ खींचते हैं और ये माना जाता है कि ये खांसी अस्थमा को दूर करता है और स्वेटिंग को प्रमोट करता है। तो ये इसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो गए कैलाट्रोपिस प्रोसेरा के। अब ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये सारा कुछ मटेरियल इनकी बिना मदद के नहीं बन सकता था, तो इन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी वजह से आपको ये लेक्चर इस तरह का बना हुआ मिल गया। इसी के साथ फिर शुक्रिया आप सभी का, आपने इतनी ध्यान से जो है वो लेक्चर को सुना। और अब अगर एक बार इसको रिव्यू करें तो हम ये जानेंगे कि एपोसाइनेसी फैमिली एक बड़ी फैमिली है और 480 जनरा हैं, 4800 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती हैं और कुछ बहुत प्रोमिनेंट जनरा हैं जैसे कि कैलाट्रोपिस है, कैथेरंथस है, थिवेशिया है, और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का जो इसमें एक रेस्पिरिन जिससे बनती है, राउलफिला सर्पेंटिना, सर्पगंधा जिसे कहते हैं, वो भी इसी में आता है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो इसके सिग्निफिकेंट फीचर हैं वो इसमें मिल्की लेटेक्स का पाया जाना जो कि पॉइजनस होता है, हालांकि उसको बहुत सी दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बिना जानकारी के उसको कोई खा ले तो उसके लिए लीथल हो सकता है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि इनमें क्या हैबिट है, क्या हैबिटेट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने देखा कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अच्छा, और टेम्परेट रीजन में ये बहुत कम मिलता है। और अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो लीफ तो सिंपल हैं और जो सिंपल लीफ के बाकी करेक्टर हैं वो भी हैं यहाँ पर, बट ये देखें अगर हम कि इन प्लांट्स में जो इसका कैलिक्स पार्ट है वो बहुत छोटा होता है कोरोला के मुकाबले में, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर होता है जो आपको सभी इसमें जितने मेंबर हैं सभी में मिल जाएगा, उसमें कोई एक्सेप्शन जल्दी नहीं दिखेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ जिसमें कोरोना का पाया जाना वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैलाट्रोपिस की बात करें तो वहाँ पे गायनोस्टिजियम का मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलिनिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब वो चीज़ें हो गई जिनको हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस फैमिली के जो आसपास फैमिली आ जाती हैं जिसमें इस तरह का कुछ मिल्की लेटेक्स मिलता है तो उससे ये कंपैरिजन में भी पूछी जा सकती है, तो वहाँ पर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से इसको आप अपने आगे आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार रखिएगा।
इसी के साथ शुक्रिया आप सभी का। अब आप जो आपके जो सवाल हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं।